गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने एंड किया था एक्सोथर्मिक। आज हम जा रहे हैं बात करने एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हीट की एब्जॉर्प्शन होती है। और एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पर हीट रिलीज होता है। तो हम एंडोथर्मिक को क्या बोलेंगे कि द केमिकल रिएक्शन the chemical reactions which proceed the chemical reactions which proceed with the absorption of heat energy are called endothermic reaction. अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देन इट इज गिविंग C प्लस D। यही शो करता है क्या कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम एक पॉइंट को यहाँ नोट कर लेते हैं। जो हम इसमें क्या बात करेंगे? साइन कन्वेंशन का। हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन हमारा क्या है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारा डेल यू और जो हमारा डेल एच, ये दोनों हो जाता है नेगेटिव। और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारा डेल यू और डेल एच जो होता है वो हो जाता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज Q नेगेटिव, और डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल एच मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी। ऑल दीज आर ए फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी। क्लियर? ये वाला आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन के तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन heat of reaction और enthalpy of reaction। heat of reaction और enthalpy of reaction, ये हम जा रहे हैं नेक्स्ट फोकस करने। अब इसमें क्या होता है, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर इसका हम किसी भी इक्वेशन लिखेंगे।
कि हीट ऑफ ए रिएक्शन heat of a reaction is defined heat of a reaction is defined as the amount of heat evolved as the amount of heat evolved हुआ या absorb when quantities of the substances when quantities of the substances indicated by the chemical equation have completely reacted have completely reacted यानी ये तो हमारा हो गया डिफिनीसन। अब एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन कि जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है द हीट ऑफ रिएक्शन जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है और इसको आप क्या बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन is actually the difference between the enthalpies of difference between the enthalpies of the product and the reactant. The products and the reactants. When the quantities of the reactant when the quantities of the reactants indicated by the chemical equation have completely reacted have completely reacted। जैसे मान लीजिए सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे मैथमेटिकली मतलब क्या होगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन enthalpy of reaction of heat of reaction is given by del H, and this is equal to summation of heat of product minus summation of heat of reactant. Summation of heat of product minus summation of heat of
रिएक्टेंट। जैसे एक एग्जांपल है सिंपल आपको समझाने के लिए, मान लीजिए अगर हम दिए हैं कि H2 गैस जब हमारा रिएक्ट किया Cl2 गैस से, ये बन गया 2HCl गैस प्लस 44 किलो कैलोरी। अब हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन का हमारा डेल एच क्या होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट में प्लस है ना, मतलब प्रोडक्ट में उतना हीट रिलीज हो रहा है। ये प्रोडक्ट में जो आपका प्लस साइन है ये शो कर रहा है कि इतना हीट आपका सिस्टम से रिलीज हो गया, मतलब उतना हीट माइनस हो गया। तो जो हमारा डेल एच हो जाएगा वो हो जाएगा -44 किलो कैलोरी। अगर मान लीजिए आपको एक रिएक्शन मैंने इस तरह से दे दिया कि A प्लस बी इज गिविंग C प्लस D माइनस क्यू। अब हम इसका पूछे कि आपका डेल एच कितना होगा, तो ये माइनस क्यू का मतलब क्या है? माइनस क्यू का मतलब है कि इतना हीट और इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारा डेल एच कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ क्यू। कितना हो जाएगा डेल एच? प्लस ऑफ क्यू। क्लियर है? चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। फैक्टर्स that influence the एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सबसे जो पहला हमारा फैक्टर आता है, द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट of reactants and products, the first point। अब ये कैसे इफेक्ट करता है पहले आपको ये समझना है। तो क्या इसमें होता है कि हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड for changing heat energy is involved for changing the physical state of a chemical substance। physical state of a chemical substance। मान लीजिए आपको अगर जाना है सॉलिड से लिक्विड तो आपको हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस तो हीट देना पड़ेगा। तो कोई भी अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि इन द conversion of water into steam। अब वाटर से आपको जाना है स्टीम मतलब वेपर में, तो क्या होगा? हीट इज गिवन, या क्या बोलेंगे इसमें क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब। और दूसरा बात कि व्हेन
steam is condensed, जब हम स्टीम को कंडेंस्ड कर रहे हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, हीट इज़ इवॉल्व। फिर हीट इवॉल्व होगा बाहर में, कब, जब हमने क्या किया, स्टीम को कंडेंस्ड किया। मतलब अगर यही हम एग्जांपल के तौर पर लिखें, अगर मैं इसको एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको पता लग चुका होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया कि जो हमारा H2 गैस है ये आपको जब रिएक्ट करेगा हाफ O2 गैस तो ये आपको दे रहा है H2 गैस, और यहाँ पर हमने लिख दिया डेल एच बराबर -57.8 किलो कैलोरी। और हम दूसरा देख रहे हैं कि जो हमारा H2 गैस जब ये रिएक्ट कर रहा है हाफ O2 गैस से तो ये हमारा बना रहा है H2O लिक्विड, और जिसमें हमारा डेल एच जा रहा है -68.32 किलो कैलोरी। अब हम ये बात करते हैं कि देखो बेटा, दोनों का दोनों हमारा रिएक्शन सेम है तो फिर हमारा डेल एच में क्यों वेरिएशंस आ रहा है। अगर दोनों रिएक्शन सेम है तो हमारा डेल एच में वेरिएशंस क्यों आ रहा है। वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि पहला केस में जो हमारा H2O है वो गैस है, और दूसरा फेज़ में जो हमारा H2O है वो गैस से लिक्विड जा रहा है, मतलब कंडेंस्ड हो रहा है, तो ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा क्योंकि स्टीम गर्म था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ यानी ठंडा हो गया, यानी हीट सराउंडिंग में लॉस हुआ, इसीलिए इसका डेल एच का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियर है, मतलब हम ये समझ में आ गया कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमेशा हीट ऑफ रिएक्शन को कहीं ना कहीं चेंज करता है। क्लियर एवरीवन। दूसरा हम बात कर रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ हीट। Allotropic form of the element. What do you mean by allotropic form of the element? फिर क्या होगा ये कि हीट एनर्जी is also involved. Heat energy is also involved when one allotropic form of an element is converted into another. तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। Thus we can say that कि the value of del H depends
on the value of del H depends on the allotropic form used in the reaction. Depends on the allotropic form used in the reaction. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल, हम क्या बोल रहे हैं कि the value of del H is different. The value of del H is different when carbon in the form of diamond or in amorphous form is used. जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने कार्बन ले लिया डायमंड, जैसे हमने यहाँ कार्बन ले लिया डायमंड, साथ में हमने इसको रिएक्ट किया O2 गैस से, तो ये हमारा बात हो गया CO2 गैस, जिसमें हमारा del H बराबर हो गया 94.3 किलो कैलोरी। यहीं अगर हम कार्बन को ले लेते हैं एमॉर्फस फॉर्म में और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं O2 गैस, तो ये भी आपका बन गया CO2, लेकिन जो इसका del H है ये आ गया -97.6 किलो कैलोरी। तो ये वाला आपका क्या शो करता है, ये वाले आपके क्या शो किए कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या शो कर रहे हैं आपके कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया CO2 दिया, दोनों में तो रिएक्शन वही हो रहा है, लेकिन जो आपने कार्बन का फॉर्म लिया है, पहला में डायमंड लिया, दूसरा में एमॉर्फस, ये डिफरेंट एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसीलिए आपका del H का वैल्यू में डिफरेंस हो गया। इसीलिए हमने हेडिंग क्या दिया था कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ये भी क्या करता है, आपके हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन को कन्वर्ट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कंप्लीट रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, हम क्या देते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या हम देंगे, हीट ऑफ ट्रांजिशन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कार्बन डायमंड को आपको अगर कन्वर्ट करना हो कार्बन एमॉर्फस में, कार्बन डायमंड को अगर कन्वर्ट करना हो कार्बन एमॉर्फस में, तो इसमें क्या होगा, जो आपको del H होगा वो हो जाएगा 3.3 किलो कैलोरी। तो यही आपका हो जाता है क्या, दिस इज़ द रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या हम बोलते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें क्या रहता है आपका कि जो हमारा एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, केवल डिफरेंस कहाँ आ गया, उसके फॉर्म में। मतलब कार्बन डायमंड जो फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन एमॉर्फस के फॉर्म में, जहाँ पर कितना हमारा del H हो गया, 3.3 किलो कैलोरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो हमारा है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा
कि जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये आपको टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर at which the reaction is carried out, at which the reaction is carried out, and this is due to variation in the heat capacity. This is due to variation in the heat capacity of the system with temperature. तो ये आपके टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। और जो लास्ट है वो तो आप पढ़ते ही हो, रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। आप तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि रिएक्शन कैरिड आउट at constant pressure reaction carried out at constant pressure or constant volume। जैसे आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV। अगर इसका हम डेल लेते हैं तो क्या होगा, डेल H बराबर डेल U प्लस PV। पूरा ओपन करो इसको, क्या होगा, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल ऑफ PV। आपको पता है कि अगर कोई भी अगर गैस ना दिया हो तो हम कौन सा गैस एज्यूम करते हैं, आइडियल गैस। मतलब हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब ये वाला वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो ये वाला आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल ऑफ nRT। फिर ये क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल ऑफ nRT। क्योंकि आपका जब रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसीलिए केवल चेंज किस में आएगा, डेल N। अब यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर में हम क्या लिखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको पता है कि QP बराबर हम क्या लिखते हैं, डेल H, और कांस्टेंट वॉल्यूम QV को हम क्या लिखते हैं, डेल U। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सब चीज़ ये क्लियर किया था। तो अब आप QP का वैल्यू यहाँ पुट करो, डेल U का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो हमारा अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि QP इज इक्वल टू QV प्लस ऑफ डेल nRT, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम पूछे कि बेटा डेल N क्या होगा, आपको पता है डेल N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेल N। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
कि आपका एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट। इस पर भी आपको हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। किस पर? क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे द amount of heat evolved or absorbed, the amount of heat evolved or absorbed depends upon the amount of reactant, depends upon the amount of reactant। सही बात है, थोड़ा सब्सटेंस के लिए थोड़ा हीट लगेगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल combustion of 12 gram or 1 mole of carbon produces 393.5 kilojoule of heat, whereas combustion of 1.2 gram of carbon produces 39.35 किलोजूल ऑफ हीट। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 12 ग्राम जब आपने कार्बन लिया उसके लिए हीट मिला 393.5 किलोजूल, और जब आपने 1.2 ग्राम कार्बन लिया कितना हीट मिला? 39.35 किलोजूल ऑफ हीट। तो क्या ये क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो यही आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है? चलो।